जादुई डॉल। बहुत समय पहले की बात है। सहारनपुर नामक गांव, जहां सुमन अपनी जुड़वा बच्चियों के साथ रह रही थी। सुमन हंसती खेलती जिंदगी जी रही थी और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। सुमन का पति मजदूरी का काम किया करता था, जिससे 2 वक्त की रोटी आराम से चल रही थी और सुमन की बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी, जिस कारण उसे अपनी बेटियों को पढ़ाने में कोई अड़चन नहीं आ रही थी और उनके भविष्य के लिए वो 4 पैसे भी जोड़ रही थी। सुमन की बेटियां अब बड़ी हो गई थी। सुमन और सुमन के पति को उनकी शादी कराने की चिंता थी, लेकिन सुमन की दोनों बेटियां सांवली थी, जिस कारण सुमन को ज्यादा चिंता थी और ऐसी ही जिंदगी चल रही थी। सुमन रोजाना अपने बच्चों को तैयार करती और स्कूल छोड़कर आया करती। वहीं दूसरी तरफ उसका पति सुबह सुबह मजदूरी पर निकल जाया करता और शाम को घर वापस आता। दोनों बच्चियां रिया और प्रिया बहुत समझदार थी। अगर कमी थी तो बस उनके सांवले रंग की, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ता था। रिया और प्रिया दोनों ही एक ही कक्षा में पढ़ती थी, जहां सभी उनसे मिलते जुलते थे। प्रिया पढ़ने में बहुत होशियार थी, जिसकी वजह से क्लास में पढ़ रही अमीर लड़कियां नायशा उनसे जलती थी। एक दिन की बात है, तुम सभी बच्चों को अपने बर्थडे का इनविटेशन देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी मेरे घर पर मेरा बर्थडे एंजॉय करो। और हाँ, याद रही कि सभी को टाइम से आना है। नायशा के इतना कहते ही क्लास की नैन्सी नाम की लड़की नायशा से कहती है, अरे वाह नायशा, तुम्हारा बर्थडे आ गया और हमें पता भी नहीं चला, इसलिए माफी चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आऊंगी। अरे नैन्सी, कोई बात नहीं, बर्थडे तो मन से निकल जाता है। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कुछ न कुछ स्पेशल जरूर करोगी, बाकियों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, तो फिर तुम बताओ मुझे अपने बर्थडे पर क्या पहन रही हो, मैं तुम्हारे साथ ट्विनिंग करूंगी। मुझे नहीं लगता ट्विनिंग की कोई जरूरत है, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड तो नहीं हो ना। हाँ, ये भी बात है। तो तुम एक बात बताओ, क्या थीम तुम्हारे यहाँ डिसाइड हुई है? हम सभी क्लास के बच्चे पहन कर आ जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो, क्लास के बच्चों के पास मेरे यहाँ पर जो थीम डिसाइड हुई है, जरूरी थोड़ी है कि सबके पास वैसे कपड़े हो। अरे बताओ भी नायशा, अब तो तुम बहुत ज्यादा नखरे कर रही हो, हम सभी अरेंज कर लेंगे। रहने दो, तुम सब बस कटे फटे कपड़े पहनकर मत आ जाना, मेरे लिए काफी होगा। थीम बेस तो मैं तुम्हें कभी बोलूंगी ही नहीं। मेरे लिए बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम सब साफ सुथरा और सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आ जाओ। हमारे पास जो कपड़े हैं हम वो पहनकर आ जाएंगे, और रही बात थीम की, तो मैं खुद नहीं थीम में आना चाहती। अच्छा ठीक है, हम सभी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाएंगे। अब लड़ाई मत करो, शाम को हम सब अपने अपने घर में अपने अपने कपड़े देख लेंगे। जिसको जो भी पहनना होगा वो बर्थडे में पहन के आ जाएगा। ये सारी बातें होने के बाद सभी स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही सभी अपने अपने कपड़े देखने लगते हैं। वहीं रिया और प्रिया दोनों अपने कपड़े ढूंढ रही होती है, तो उन्हें बहुत 2 पुरानी फ्रॉक मिलती है, जो उन्हें उनके बर्थडे पर मिली होती है। अगले दिन सभी बच्चे अपने अपने तैयारी कर लेते हैं, लेकिन रिया और प्रिया दोनों के पास मेकअप किट नहीं होती, तो वो दोनों अपना चेहरा सादा पानी से धोकर एक क्रीम लगा लेती है और वो फ्रॉक पहनकर शाम को बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और पार्टी में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर देखते हैं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, लेकिन उन दोनों की फ्रॉक बहुत पुरानी होती है। तभी नैन्सी उनके पास आकर कहती है, अरे तुम दोनों से कहा था ना साफ सुथरे कपड़े पहनकर आना, तो फिर तुम ये अपनी पुरानी फ्रॉक क्यों पहनकर आ गई? नैन्सी इतना कह पाती है कि तभी नायशा अपने घर के हॉल में आ जाती है। अब बताओ नैन्सी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी से भी कुछ मत कहो, हर कोई अपने हिसाब से कपड़े पहनकर आएगा। अब तुम इन दोनों को ही देख लो, चाहे बेशक रोज अच्छे कपड़े पहनती हो, लेकिन मेरे बर्थडे पर आना था तो सबसे पुरानी फ्रॉक निकाल कर पहन कर आई हैं। इन जैसे जाहिल गवार से मुझे यही उम्मीद थी। ये कभी कुछ ढंग का तो पहन ही नहीं सकते, हमेशा बेइज्जती करवाते रहते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे तुम दोनों मेरे पार्टी में दिखाई नहीं देनी चाहिए। तुम्हें हमारे कपड़े देखकर हमें जज नहीं करना चाहिए, हम वही पहन कर आए हैं जो हमारे पास रखा था। रिया, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे लगता है जहाँ दोस्त अपने दोस्तों की इज्जत ना कर सके, वहाँ से दोस्ती ही तोड़ देनी चाहिए।
मैंने क्लास के सभी बच्चों को इनवाइट किया था। मैंने तो तुम्हें कभी अपना दोस्त नहीं माना। तुम कहाँ से अपनी ख्याली पुलाव बना लेती हो? तुम सपने में भी मत देखो कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगी। शक्ल देखो अपनी, काली भुंडी बैगन सी। दोनों बहनें वहाँ से गुस्से से लाल होकर चले जाते हैं और नायशा बेरहमी से उन्हें वहाँ से भेज देती है। और उन दोनों के जाते ही सभी हंसी खुशी से पार्टी एंजॉय करते हैं और बहुत डांस करते हैं और सभी एक एक करके नायशा को गिफ्ट देते हैं। थैंक यू, लेकिन मुझे उन दोनों बहनों की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। आज मेरे इतने सारे रिलेटिव्स यहाँ पर आए थे। सभी ने उन दोनों को इतनी पुराने ड्रेस में देखकर मेरे बारे में क्या सोचा होगा कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ। सभी बच्चे पार्टी एंजॉय करते हैं और खाते पीते हैं और अपने अपने घर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें जोर जोर से रोती हुई घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है ना, आज हम पार्टी में गए थे। आपको पता है आज हमारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ होगा बेटा? तुम केक खाकर आए होंगे, एंजॉय किया होगा, डांस किया होगा, इससे ज्यादा क्या किया होगा? नहीं माँ, वहाँ आज हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई कि कोई लिमिट नहीं। तो तुम्हें वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं तो तुम्हें उनके घर नहीं जाना चाहिए था। माँ हम लोग गरीब है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें कोई ढंग से ट्रीट ना करे। क्या हमारे पास कोई अधिकार नहीं एंजॉय करने का? हाँ बिल्कुल, गरीबों को भी एंजॉय करने का अधिकार है, लेकिन गरीबों में भी वो जो तुम्हारे दोस्त हो वो भी तुम्हारे जैसे ही हो। तब तुम उनके साथ छोटा मोटा बर्थडे मना सकते हो, लेकिन किसी अमीर के यहाँ पर जाकर अपनी बेइज्जती करवाकर उसका केक खाने से अच्छा है कि तुम उसके यहाँ जाओ ही ना। ठीक है माँ, हमारी गलती थी, लेकिन हम आगे से उसके किसी भी फंक्शन में नहीं जाएंगे। इस तरह प्रिया और रिया की माँ उन्हें समझा देती है और सभी खाना खाकर समय से सो जाते हैं। और अगले दिन रिया और प्रिया रोजाना की तरह स्कूल जाने लगती है और स्कूल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि स्कूल में एक क्विज कंपटीशन है जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अरे वाह प्रिया, ये तो बहुत अच्छा हो गया ना। अब हम लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करके अपना क्विज कंपटीशन जीतेंगे और सबको प्रूफ करेंगे कि सिर्फ सुंदर दिखने से ही सब कुछ नहीं होता। क्लास टीचर से आज पता करेंगे, हो सकता है स्कूल कंपटीशन में कुछ प्राइज मनी भी हो। रिया और प्रिया दोनों क्विज कंपटीशन की बातें कर रही होती हैं। ऐसे ही सभी बच्चे स्कूल में इसी फंक्शन की चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी क्लास में टीचर आ जाती है। टीचर भी उस कंपटीशन के बारे में थोड़ा बहुत बताती है और साथ में बताती है कि जीतने वाले को 5,000 रुपए कैश में मिलेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हम दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जीतकर हम जो भी कैश प्राइज हासिल करेंगे वो मम्मी पापा को दे देंगे। क्लास में सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं और घर जाकर कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ऐसे ही प्रिया और रिया भी खूब मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं और घर जाकर ढेर सारी तैयारी करते हैं। वहीं नैन्सी और नायशा घूमती फिरती है और एंजॉय करती है, लेकिन क्विज की कोई प्रैक्टिस नहीं करती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। उसके बाद कंपटीशन का दिन आ ही जाता है। सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारी के साथ क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं प्रिया और रिया भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, लेकिन नायशा और नैन्सी टाइम पास करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। कुछ टाइम बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और जिसमें एक्सपर्ट जज, टीचर्स आदि बैठे होते हैं और सभी बच्चे ग्रुप में बैठे होते हैं। टीचर सभी को डिवाइड कर देते हैं और कंपटीशन शुरू होते ही सभी से सवाल पूछे जाते हैं और सभी जवाब देते हैं। लेकिन कुछ सवालों में रिया और प्रिया झिझकते हैं लेकिन जवाब दे देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ नायशा और नैन्सी दोनों ही बुत बनकर बैठे रहते हैं, क्योंकि दोनों ही सिर्फ घूमने फिरने में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद रिजल्ट अनाउंस होता है। आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप सभी को यहाँ पर परफॉर्म करने की रिफ्रेशमेंट मिलेगी, लेकिन आप सब में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों के मैं नाम बोलने जा रही हूँ। वो है प्रिया, रिया और मुस्कान। अरे वाह दीदी, हम दोनों बहनें जीत गए। अब हम जो कैश प्राइज जीतेंगे वो हम अपने मम्मी पापा को दे देंगे। हाँ, अपने बाप को ये पैसे दे देना, क्योंकि उन्होंने एक साथ इतना पैसा कहाँ देखा होगा। हाँ, उन्होंने हमेशा मेहनत से कमाया है। दोनों ने इकट्ठा इतना पैसा नहीं देखा। तुम ठीक कह रही हो। कम से कम किसी गरीब को सताकर तो उन्होंने पैसे नहीं कमाए। अरे किसको समझा रही हो रिया तुम? जो ब्लैक मनी कमाने वाले इसके पापा इसे ये कहाँ बताते होंगे। मेरे पापा कोई ब्लैक मनी नहीं कमाते, समझी तुम?
ये तुम्हें कैसे पता होगा जब तुम अपने सिर्फ शौक पूरे करने में ही रहती हो। पूरे दिन में तुम्हें क्या पता कि पैसे कैसे कमाया जाता है। और आज ये कंपटीशन जीत के हमने अपनी पहली कमाई करी है। क्या तुम्हारे पास इतना दम है? नहीं नहीं, कहाँ है इसमें दम, होता तो आज ये हारती थोड़ी ना। इतना कहकर सभी बच्चे अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। वहीं रिया और प्रिया भी अपने पैसे लेकर बहुत खुशी से अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर अपने जीते हुए पैसे अपने माता पिता को देते हैं और ये देखकर उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं और उन्हें खुशी से गले लगा लेते हैं। बेटा, ये तुम दोनों की पहली कमाई है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये अपने पास ही रखो। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। ये पैसे तुम अपने पास रखो ताकि तुम्हें और कॉन्फिडेंस आए और तुम जीतती रहो। घर में पैसे कम होने के बावजूद प्रिया और रिया के माता पिता वो पैसे नहीं लेते और उन्हें एंजॉय करने के लिए कहते हैं। उसके बाद रिया और प्रिया दोनों ही घूमने फिरने के लिए बाजार चली जाती हैं और अपने लिए एक एक जोड़ी कपड़े लेकर आती हैं, क्योंकि अगले दिन उनका बर्थडे होता है। और वो अपने लिए मार्केट से 2 फ्रॉक खरीद कर लाती है और फिर घर आकर खाना पीना खाकर सो जाती हैं। और अगले दिन जब स्कूल जाते हैं तो सभी बच्चों से कहती हैं, कल हम दोनों का बर्थडे है, तुम सभी लोग हमारे घर जरूर आना और हम मिलकर पार्टी करेंगे। तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें बर्थडे में पता भी है कि क्या क्या मंगवाते हैं। महंगे महंगे आइटम होते हैं, क्या तुम खरीद लोगी? मुझे लगता है कल के जीते हुए पैसों से सबको जताना चाहती हो कि तुम्हारे पास भी पैसा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और तुम केक तो दूर की बात, तुम टॉफी भी नहीं खिला पाओगी। हम अपना केक बहुत अच्छा मंगवाएंगे और तुम हमारे बर्थडे में जरूर आना, क्योंकि तुम्हें भी तो पता चले कि हम गरीब कितने अच्छे से लोगों को ट्रीट करते हैं और मेहमानों की इज्जत करना भी जानते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे घर का खाना तो क्या पानी भी नहीं पी सकती, क्योंकि तुम्हारे यहाँ इतनी गंदगी से चीजें रखी होती है। देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा मन हो तो बर्थडे में आना, वरना मत आना। क्योंकि हाँ, हम गरीब है और हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम उसे लुटाते रहे। हमारे बजट में जितना होगा हम उतना कर पाएंगे, तो तुम्हें खुशी से आना होगा तो आना, वरना कोई बात नहीं। सभी बच्चे प्रिया और रिया के बर्थडे के लिए तैयारी करते हैं और शाम को सभी गिफ्ट लेकर उनके बर्थडे में पहुंच जाते हैं। सभी बच्चों के बीच में नायशा और नैन्सी भी आते हैं। तुम्हारे यहाँ बैठने के लिए सोफा नहीं है क्या? तुम क्या हमें जमीन पर बिठाना चाहती हो? नैन्सी और नायशा दोनों ऐसे ही कुछ न कुछ कमी निकालते रहते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें रिया और प्रिया अपनी अपनी नई फ्रॉक पहन लेती है और अपना बर्थडे एंजॉय करने लगते हैं। तभी सभी डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, घर में बना खाना भी खाते हैं, लेकिन नैन्सी और नायशा उस खाने को हाथ भी नहीं लगाते। ये इतना ऑयली खाना मैं कभी नहीं खाऊंगी। हाँ, इतना अनहेल्दी खाना तो मैं भी कभी नहीं खाऊंगी। दोनों मिलकर फालतू बातें करते रहते हैं, लेकिन कोई भी इन पर ध्यान नहीं देता। और तभी केक कट होता है और सभी को मिलता है। तभी नैन्सी कहती है, ये कैसा अटपटा केक तुमने मंगाया है? जरा शक्ल देखो अपने केक की। तुमने जरा देखा भी था कि नायशा के बर्थडे में कैसा केक आया था? हमें तो वैसा ही केक चाहिए। देखो, तुम गरीबों के घर में आई हो तो तुम्हें जैसा दे तुम्हें वैसा खा लेना चाहिए, और अगर तुम नहीं खा सकती तो चैन से बैठो और एंजॉय करो। ये सारी बातें होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घरों में केक ले जाते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिया और रिया भी बहुत खुश होती है और साथ ही साथ दोनों अपने अपने गिफ्ट खोलकर देख रही होती है। उन्हें गिफ्ट में एक डॉल मिलती है जो बहुत सुंदर होती है। वो उस डॉल को अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर लगा कर रख लेते हैं और फिर सारे गिफ्ट्स देखने के बाद सभी टाइम से सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो उन्हें अपने कमरे में एक अलग सी चीज महसूस होती है। तुम्हें कुछ नया दिख रहा है? मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुछ अटपटा सा लग रहा है। जरा देखो ध्यान से, मैं तुम्हारी बर्थडे डॉल तुमसे बात कर रही हूँ। अरे वाह, ये बोलती हुई डॉल किस लिए दी हमें? मुझे तुम्हारी दोस्त बाजार से खरीद कर लाई थी और मैं कोई मामूली डॉल नहीं हूँ, मैं एक जादुई डॉल हूँ। तो आप हमारे लिए क्या कर सकती हो अपने जादू से? तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हें वो दे दूंगी। तो सबसे पहले हमें एक अच्छा सा रहने के लिए घर दे दो जिसमें जरूरत की सारी चीजें हो, और कम से कम हमें एक मिडिल क्लास फैमिली तो बना ही दो। इस गरीबी में हमने बहुत कुछ सहा है और हमारे माता पिता भी बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा अभी तुरंत पूरी कर देती हूँ। डॉल इतना कहती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उसका छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल देती है और उस घर में सारी चीजें दे देती है।
ये सब देखकर दोनों बहनें बहुत हैरान होती है, लेकिन साथ में बहुत खुश भी होती है। ये लो तुम्हारा सुंदर सा घर, इस घर में तुम जैसे चाहो वैसे रहो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। और तुम मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल पर ही बैठा कर रखना, और जरूरत पड़ने पर तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। आपने हमारे लिए इतना कर दिया वो बहुत है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज आपकी वजह से हमें इतना अच्छा घर मिल गया। अब हम अपने मम्मी पापा को जरूर बताएंगे कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। हम दोनों ही बहुत खुश हैं और मुझे यकीन है कि मेरे माता पिता ये सब देखकर बहुत खुश होंगे। रिया और प्रिया दोनों के माता पिता सोकर जैसे ही उठते हैं, वो देखती हैं कि घर का नक्शा बिल्कुल ही बदल गया है और उनका वो छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल गया है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं। तभी रिया और प्रिया दोनों मिलकर अपनी जादुई डॉल के बारे में बताती हैं। ये सब सुनकर रिया और प्रिया के माता पिता धन्यवाद करते हैं और हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक समय की बात है, कैलाशपुर राज्य में बहुत ही दयालु और खुश मिजाज राजा रानी रहते थे। राजा रानी को एकजुट रखने वाली उनकी नन्ही बेटी थी राजकुमारी सनशाइन। ओह, ये कितनी प्यारी और मासूम बच्ची है। मुझे उम्मीद है कि ये बड़ी होकर आपकी तरह बहादुर और निडर बनेगी और उतनी ही सुंदर और समझदार जितनी की तुम हो रानी। राजा रानी अपनी प्रिय राजकुमारी सनशाइन को इतना प्यार करते थे कि वो जो भी मांगती तुरंत उसके सामने हाजिर कर देते। राजा ने राजकुमारी को हर वो चीज दी जिसे राजकुमारी को जरूरत थी, और ऐसे ही दिन प्रतिदिन राजकुमारी बड़ी होती गई। और अफसोस की बात ये है कि उसकी सभी जिद पूरी करने की वजह से वो बहुत ही निर्दयी और स्वार्थी बन गई थी। क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? नहीं माँ, मैं ये खाना नहीं खा सकती। क्यों मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं पिताजी, मुझे आपने जो कल कहानी सुनाई थी, उस कहानी में राजकुमारी सोने के बर्तन में खाना खाती थी। मुझे भी सोने के बर्तन में खाना खाना है। बेटा, आज इन्हीं बर्तनों में खाना खा लो, कल से तुम्हारे लिए सोने के बर्तन में खाना परोसेंगे। नहीं, मुझे वो सोने के बर्तन अभी चाहिए। रो मत बेटा, हम तुम्हारे लिए सोने के बर्तन भी बनवा देते हैं। राजा और रानी राजकुमारी के इस व्यवहार से बहुत चिंतित थे, क्योंकि वो बिल्कुल भी दयालु और विनम्र नहीं थी। पिताजी, मेरे तकियों को बदलने की जरूरत है। परंतु बेटी, हम कल ही तो तुम्हारे लिए मलमली फरों वाला तकिया लाए थे और आज तुम्हें दूसरा तकिया चाहिए। हाँ तो माँ, उस बात को अब एक दिन हो गया और आज मुझे एक नई सोने की तकिया चाहिए। मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझे हर रोज नई नई ब्रांडेड तकिया चाहिए। परंतु बेटी, तुम्हारी ये जिद कई लोगों को मुसीबत में डाल देगी। मुझे उनसे क्या लेना देना? मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझे सर्वोत्तम चीजें पाने का हक है। मुझे दूसरों की मुसीबत से कोई मतलब नहीं। राजा और रानी राजकुमारी के इस व्यवहार से बहुत दुखी होते हैं और अगले ही दिन राज्य की रानी परी को याद करते हैं। अभिनंदन, कैसे हो तुम लोग? मुझे तुम्हारी खबर पाकर बहुत खुशी हुई। हम ठीक है, परंतु राजकुमारी सनशाइन। फिर राजा और रानी मिलकर रानी परी को सब कुछ बताते हैं। परी ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। तुम लोगों को मुझे बहुत पहले ही बुला लेना चाहिए था। ओह परी माँ, लगता है उसे किसी चीज की परवाह नहीं और न ही किसी व्यक्ति की। उसे सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। हम काफी चिंतित है कि जब बड़े होकर उसकी शादी होगी तो उसका यह व्यवहार उसको दिक्कत में डाल सकता है। तो तुम लोग ये चाहते हो कि मैं उसकी मदद करूं? अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ। परी बहुत ही गंभीरता से राजकुमारी सनशाइन के भविष्य के बारे में सोचती है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मुझे कुछ समय के लिए सनशाइन को दूर ले जाना पड़ेगा अपने साथ, और उसकी ये शर्त होगी कि तुम लोग इतने दिनों तक उससे कोई भी बात नहीं करोगे और ना ही तुम्हें मिलने की आजादी होगी। समझ गए तुम लोग? क्या? बिल्कुल अलग? ये बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं इतने दिन सनशाइन से दूर कैसे रहूंगी? पर ये जरूरी भी है। सनशाइन को दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, बजाय नर्म तकिया के। राजा और रानी वो शर्त मान लेते हैं। चिंता मत कीजिए,
मैं सनशाइन को एक ऐसी राजकुमारी में बदल दूंगी जिस पर पूरे राज्य को गर्व होगा। क्या आप सनशाइन को यहाँ बुला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। राजकुमारी सनशाइन, यहाँ आइए, हमारे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट? क्या ये वो सोने की गुड़िया है जो मैंने आपसे मांगी थी? अरे, आपके पास तो कोई सोने की गुड़िया नहीं है। यह सोने की गुड़िया से भी अच्छा है। मैं तुम्हें अपने साथ एक जादुई महल में ले जाने राजमहल लेने आई हूँ। वहाँ तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा और जो कुछ भी तुम उस जादुई महल से मांगोगी तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। मेरा अपना महल और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। ये तो अद्भुत है। मुझे अभी वहाँ ले चलो परी। महाराज, आप निश्चिंत रहिएगा। राजकुमारी सनशाइन मेरी निगरानी में बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। इतना कहकर परी राजकुमारी के साथ बादलों से होते हुए राजमहल पहुंच जाती है। वाओ, ये कितना सुंदर महल है। अब इस महल पर मेरा अधिकार रहेगा। राजकुमारी जल्दबाजी में परी को धन्यवाद दिए बगैर महल में चली जाती है। कोई बात नहीं, ये तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा 1-2 दिन में ही। वाकई में वो महल बहुत ही सुंदर, चमकदार और जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। वहीं राजमहल में एक सुंदर चिड़िया भी रहती थी जो बहुत ही सुंदर गाना गाती थी। आओ राजकुमारी, तुम्हारा इस जादुई महल में बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमारी स्वागत को नजरअंदाज करते हुए राजमहल की सभी चीजें देखने चल देती है। वाओ, ये सभी गेम्स मुझे पसंद है और इतने सारे कपड़े, सुनहरे लहंगे और अब तो मैं मधुर खुशबू भी प्राप्त कर सकती हूँ बिना बाग में जाने की तकलीफ उठाए। इतना सारा स्वादिष्ट खाना। महल में बहुत लंबी लंबी खिड़कियाँ थी जहाँ से हिमालय की पहाड़ियाँ और अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाई देते थे। राजकुमारी रोज स्वादिष्ट भोजन, वीडियो गेम, फूलों की महक और नरम मखमली गद्दा का आनंद उठाने लगी। और एक दिन राजकुमारी चिड़िया के मधुर गाने से परेशान होकर कहती है, उफ, ये कितनी शोर मचाने वाली और तंग करने वाली चिड़िया है। राजकुमारी के इतना कहते ही धीरे धीरे महल में अंधेरा होने लगा। राजकुमारी वहाँ से चली गई। कितना अंधेरा है इस कमरे में, कोई लाइट जलाओ। सुन रहा है कोई मेरी आवाज को? मैं कह रही हूँ कोई आकर लाइट जलाओ। परंतु राजकुमारी के इस आदेश को सुनने के लिए वहाँ कोई दास या दासी नहीं थी। अंत में तंग आकर राजकुमारी खिड़की की ओर जाती है, परंतु वहाँ खिड़कियों के पीछे बिल्कुल अंधेरा होता है। राजकुमारी सबको नजरअंदाज करते हुए खाना खाने चली गई। ओह, ये खाना तो सड़ गया है। लगता है अब मुझे बाहर जाना होगा। राजकुमारी महल से निकलने के लिए दरवाजे की ओर जाती है। ओह, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। लगता है मैं यहाँ फंस गई हूँ। राजकुमारी इन सब के बीच रानी परी और अपने माता पिता की गलती देखने लगती है। वो घंटों दूसरों को दोष देती है और वहीं जमीन पर बैठ जाती है और राजकुमारी को बहुत प्यास लगने लगी। राजकुमारी पानी पीने के लिए थोड़ा आगे चलती है। पानी पीकर राजकुमारी उस कमरे की ओर जाती है। तभी उसे वही चिड़िया मिलती है। तुम अभी तक यहाँ हो? ये लो, तुम्हें भी प्यास लग रही होगी। राजकुमारी चिड़िया को पानी दे देती है। राजकुमारी के इस व्यवहार से खुश होकर महल में थोड़ी रोशनी हो जाती है। तभी राजकुमारी को अपने अकेलेपन का एहसास हो जाता है और राजकुमारी रोते हुए बोलती है, मैं मूर्ख थी जो इन सब चीजों के पीछे भाग रही थी। असली आजादी तो महल के बाहर खुले में घूमने में है। मैं अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहती हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तभी चिड़िया बोलती है, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और अब तुम इस महल से बाहर जा सकती हो। चिड़िया अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमारी को महल के बाहर छोड़ देती है। वाह, अब मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। तभी वहाँ परी आती है और कहती है, हाँ सनशाइन, तुम आजाद हो। मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था ताकि तुम एक अच्छे इंसान में बदल जाओ। फिर रानी परी सनशाइन को उसके माता पिता से मिलवाने ले जाती है। सनशाइन अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश होती है। सनशाइन अपने माता पिता को गले से लगा लेती है
राजा और रानी को सनशाइन में ये बदलाव देखकर बहुत खुशी होती है। ये खाना बहुत ही टेस्टी और लजीज है। थैंक यू इतना टेस्टी खाना बनाने के लिए। सभी लोग राजकुमारी के इस व्यवहार से बहुत खुश हो जाते हैं और अब राजकुमारी प्रजा के बीच जाकर उन्हें कई तरह के उपहार देने लगी। राजकुमारी के इस व्यवहार से प्रजा भी राजकुमारी को पसंद करने लगे और इस तरह राजकुमारी ने अपने आगे का जीवन लोगों की सेवा और सभी की मदद करने में लगा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।